दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 377 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 11,310 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए काफी लंबी ये श्रृंखला चली है, 377 लेक्चर अपने में मायने रखता है। इस ज्योग्राफी की शुरुआत, केवल इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हम लोगों ने 331 नंबर के वीडियो से किया था और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 377वें वीडियो पर। इसी क्रम में दोस्तों हमने पूरे 100 लेक्चर में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराया है। आज जो हमने टॉपिक चूज किया है बिल्कुल नया टॉपिक है और आज की टॉपिक संबंधित है भारत की प्राकृतिक वनस्पति से। देखिए इस टॉपिक से जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आगे चल के सदाबहार वन हो गए, पर्णपाती वन हो गए, आर्द्र पर्णपाती वन हो गए, इन सब के बारे में दोस्तों आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, किस वन की क्या विशेषता होती है, वहां किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर भी दोस्तों कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। जैसे कि सवाल लिखा है कि अर्ध सदाबहार वन ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, बट जो सही उत्तर है उस तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगला है सागौन और साल के वृक्ष जो है ये किस वन के उत्पाद हैं। सोलास वन कहां पाए जाते हैं, जंगल की आग किसे कहा जाता है, भोजपत्र वृक्ष जो है दोस्तों कहां पाया जाता है। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन सवाल आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए साथ में बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। एक बात और याद रखेंगे, स्टडी 91 के जो कोर्स थे अब वो एक नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिए गए हैं जिसका नाम है स्टडी 91 ऑफिशियल। तो आप विजिट कीजिए और यहां से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। हमने सभी कोर्सेज में एक डेमो क्लास फ्री में दिया है। एक काम करिए ना, मत लीजिए बैच, डेमो वाला जो वीडियो हो तो फ्री में है ना, उसको देख सकते हैं ना। जो वीडियो डेमो में देख रहे हैं वही वीडियो अंदर भी आपको मिलेगा क्लास। ऐसा नहीं कि मैंने डेमो के लिए कोई अलग से वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप डेमो कम से कम देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि सर बैच लेना या नहीं लेना है। तो मैं कह रहा हूं जो 2-4 वीडियो आपको डेमो में मिल जाए आपके लिए तो फायदा है ना। तो स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मेरे कहने से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आकर डेमो क्लास आप देख लीजिए। बस इतना कह रहा हूं, अगर पसंद आए तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं पसंद आए पता है आने के बाद जा नहीं पाओगे, या तो आना मत, ठीक है। आ गए तो जा नहीं पाओगे क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाओगे आप, ठीक है। देख लेना जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही सही होगा। चलिए आते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल दे रहा है कि किन कारकों में विभिन्नता के कारण, किन कारकों में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं दोस्तों किस वजह से पाई जाती है? क्षेत्रीय विभिन्नता मतलब समझते हैं, जैसे जो शब्द यहां पे लिखा है क्षेत्रीय विभिन्नता। देखिए हर क्षेत्रों में की विभिन्नताएं अलग अलग है। भाई मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उधर हिमाचल, उत्तराखंड, भाई अलग अलग विविधता ना। कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र में है, कोई पठारी क्षेत्र में है। हर जगह की मिट्टियां अलग है, हर जगह पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे अलग है, हर जगह का क्लाइमेट अलग है। तो दोस्तों यही पूछ रहा है कि किन कारकों की वजह से विभिन्नताएं पाई जाती है। तो मुख्यतः 2 कारक हैं दोस्तों। पहला है मिट्टी की विभिन्नता, कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और दूसरा है जलवायु की विभिन्नता। ठीक है, मिट्टी और जलवायु जब एक जैसे रहेंगे तो दोस्तों वहां पर विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन जहां मिट्टी और जलवायु चेंज होता है वहां पर दोस्तों विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये 2 मुख्य कारक हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, परीक्षा में ये कारक आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे आइए। करा किसने, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने वर्ष 1937 में भारत के वनस्पति क्षेत्र का संक्षिप्त वर्गीकरण दोस्तों प्रस्तुत किया था। यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? 1937 में उन्होंने बताया था कि भारत का जो वनस्पति क्षेत्र है उन्हें कुल 8 भागों में बांटा गया, लेकिन ये बताया किसने? नाम क्या था उनका? उनका नाम है चार्ल्स कमिंग कार्टर। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है चार्ल्स कमिंग कार्टर। क्या नाम है दोस्तों? चार्ल्स कमिंग कार्टर। इन्होंने दोस्तों बताया था और इन्होंने कहा था दोस्तों कि 8 भागों में विभाजित किया गया। कितने में? 8 भागों में विभाजित किया गया, ऐसा दोस्तों इन्होंने बताया था। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपके मन में अगला सवाल क्या आ गया, सर वो 8 भाग कौन से हैं? फ्री में तो नितिन सर पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ा दें तो क्या बात है। चलिए आपके मन की व्यथा मैं दूर जरूर करूंगा। अगला सवाल भी ये दोस्तों करा, चार्ल्स कमिंग कार्टर जो हैं इन्होंने भारत के वनस्पति क्षेत्र को कितने भागों में वर्गीकृत किया? तो कुल दोस्तों पहले याद रखेंगे, कुल 8 भागों में वर्गीकृत उन्होंने किया था। कितने भागों में? 8 भागों में। अब 8 भाग में दोस्तों पहला भाग कौन सा, जरा वो पढ़िएगा। तो पहला भाग दोस्तों पश्चिमी हिमाचल। क्या दोस्तों? हिमालय मत करिएगा, पश्चिमी
हिमाचल, ध्यान दीजिएगा जो शब्द मैं लिखूंगा वही शब्द आपको लिखना है। दूसरा है जब पश्चिमी की बात हुआ तो पूर्वी हिमाचल भी है, ठीक है, तो पश्चिमी हिमाचल और पूर्वी हिमाचल ये दो भाग हो गए। तीसरा भाग लिखिएगा दोस्तों, दो गंगा के मैदान हैं, एक तो सिंधु नदी का मैदान है, ठीक है, सिंधु नदी का मैदान, एक तो इसे आप याद रखेंगे, और एक गंगा का मैदान है। किसका मैदान? गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान। तो सिंधु और गंगा का मैदान 4 हो गए। 5वें पे लिखिएगा दोस्तों असम हो गया। 6ठे पे लिखिएगा दोस्तों दक्कन क्षेत्र हो गया, दक्कन जानते हैं ना, दक्कन, 5-6 हो गया। 7वें पे लिखिएगा दोस्तों मालाबार हो गया। कौन सा? मालाबार जानते हैं ना, मालाबार तटीय क्षेत्र, ठीक है। और 8वें पे दोस्तों अंडमान निकोबार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। बहुत आराम से आप याद रखें, ठीक है, कठिन नहीं है भाई। मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? काल्डर महोदय ने यही बताया कि भारत के वनस्पति के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसे 8 भागों में विभाजित करके पढ़िए। ईमानदारी से एक बात बताऊं, आज की क्लास में मैं इतना विभाजन बताने वाला हूं कि क्लास खत्म होते होते आप ये सोचेंगे कि सर कौन सा वाला विभाजन किया किसने था, ठीक है, ये ऐसा आपको महसूस होगा। बड़ा कहानी है, बड़ा खौज पौज भी है, लेकिन करूं क्या मैं? इस चैप्टर का कोई और तोड़ निचोड़ नहीं है, आप मन लगा के बस खाली स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, सब यहीं से क्लियर होगा, ठीक है। तो काल्डर महोदय ने तो बता दिया भैया कि 8 भागों में अगर भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 8 भागों में भारतीय क्षेत्र को विभाजित कर लीजिए और इनकी वनस्पतियों को पढ़ लीजिए, पूरा भारत की वनस्पति के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, कुछ और पढ़ते हैं आगे दोस्तों। पादपाश्म मतलब क्या हो जाता है? पादप धन अश्म, ठीक है। पादपाश्म विज्ञानियों द्वारा भारतीय वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया? वहां तो काल्डर महोदय ने बांट दिया, यहां पर कह रहा है कि भारतीय जो पादपाश्म वैज्ञानिक थे उन्होंने दोस्तों वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा? तो उन्होंने कहा 2 भाग में बांटते, क्योंकि खुदाई करने वाले लोग थे, जो है जीवाश्म माध्यम से ढूंढने वाले लोग थे, तो इन्होंने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक का नाम दिया देशज और दूसरे का नाम क्या दिया? विदेशज। कि याद रखेंगे, एक का नाम दिया विदेशज और देशज। देशज मतलब जो देसी पेड़ पौधे हैं, और विदेशज मतलब विदेशी हैं, जो विदेश से लाए गए भारत में बो दिए गए, ठीक है। देशज को इन्होंने दोस्तों स्थानीय नाम भी दे दिया, कहीं कहीं पे स्थानीय शब्द मिलता है। तो ये जो विभाजन है ये पादपाश्म विज्ञानियों ने किया और काल्डर महोदय ने 8 बताया था। तो यहां पर दोस्तों आप लिख लीजिए अलग से कि भूलना नहीं है ना, ठीक है। तो काल्डर महोदय ने कितना बताया था? काल्डर महोदय ने कहा था भैया 8 भागों में विभाजन किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और विभाजन देखिए, इतना विभाजन आज पढ़ना है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति की प्रादेशिक विशेषताओं के बारे में सर्वप्रथम प्रामाणिक जानकारी दोस्तों किसने दिया? ठीक है, फिर से सुनिए सवाल। करा भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, अच्छा सर, उसकी प्रादेशिक विशेषताएं मतलब ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त की जाती हैं। कहीं पर हिमालय का पर्वत है, वहां की वनस्पति अलग है, जो तटीय क्षेत्र है वहां की वनस्पति अलग है, जो पठारी क्षेत्र है वहां की वनस्पति अलग है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां की वनस्पति अलग है। इसीलिए करा प्रादेशिक विशेषताएं। तो प्रादेशिक विशेषताओं के बारे में सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी किसने दिया है? तो इसमें 2 लोगों का नाम आता है। प्रामाणिक जानकारी देने में 2 लोगों का नाम आता है। एक लोग का नाम था हुकर और दूसरे व्यक्ति का नाम था थॉमसन। क्या नाम था? हुकर और थॉमसन, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे दोस्तों, 2 लोग हैं। पहले व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, हुकर नाम है, हुकर, और दूसरे व्यक्ति कौन है दोस्तों? थॉमसन। कौन है? थॉमसन, ठीक है, थॉमसन, ठीक है। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्राकृतिक, अब ये लोग खुद विदेशी हैं और आके भारत में भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रामाणिक जानकारी दिए पड़े। शोध होता था उस समय, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि सीबी क्लार्क महोदय ने 1898 ईस्वी, देख रहे हैं 1898, अरे कर्जन से भी पुराना आदमी है। कर्जन तो बेचारा 1899 में आया है ना। तो याद रखिएगा, सीबी क्लार्क महोदय ने भारतीय क्षेत्र को कितने पादपी प्रदेशों में दोस्तों बांटा है? ठीक है, सीबी क्लार्क ने कितने भागों में दोस्तों बांटा है? तो सीबी महोदय ने कुल 6 भागों में बांटा। और ये सर आप समझ गए आप क्यों कर रहे थे? चलिए फिर से याद रखिए, काल्डर महोदय ने कितने बांटा था दोस्तों? तो काल्डर महोदय ने इसे 8 भागों में बांटा था। जबकि पादपाश्म के वैज्ञानिक जो थे दोस्तों, उन्होंने कितने भागों में बांटा था?
पादपार्श्व वैज्ञानिकों ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा था, तो उन्होंने तो खाली देशज विदेशज ये 2 भाग बता के रखे, ठीक है। लेकिन यहां पर सीबी क्लार्क ने कहा नहीं भैया कुल 6 टाइप है। क्या सर क्लार्क महोदय का कोई आंकड़ा यहां पे काम आएगा या ये 6 भिन्न भिन्न? नहीं, देखिए है तो भारत की बात तो कुछ ना कुछ तो आंकड़ा मैच करेगा। जैसे वहां भी गंगा का मैदान है, यहां भी वहां हिमालय कहा, वहां हिमाचल कहा गया, पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी हिमाचल, यहां सीधे हिमालय कह दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट लिखेगा दोस्तों हिमालय, हिमाचल की जगह क्या लिखना आपको, हिमालय। दूसरा पॉइंट क्या लिखना दोस्तों, गंगा का मैदान, ठीक है। तो गंगा के मैदान के बारे में काल्डर महोदय ने भी बताया और गंगा के मैदान को सीबी क्लार्क ने भी अपने यहां शामिल किया, ठीक है। तो हिमालय के बाद आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और असम को दोस्तों उन्होंने भी शामिल किया, काल्डर महोदय ने भी और इन्होंने भी। इसके अलावा यहां एक इन्होंने अलग वैरायटी दिया, शुष्क प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, शुष्क प्रदेश। ऐसा विभाजन उन्होंने नहीं किया था, काल्डर महोदय ने स्थान के हिसाब से विभाजन किया, जबकि इन्होंने, इनका विभाजन एक अलग विभाजन है। तो यहां शुष्क भी आप याद रखेंगे। और बाकी एक विभाजन और यहां मैच करता है, मालाबार, ठीक है, मालाबार, इसको भी याद रखेगा। ये अंडमान तक नहीं गए, ये कोरोमंडल तक ही गए, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है, तमिलनाडु वाला, तो कोरोमंडल तट। ये 6 भागों में दोस्तों इन्होंने बांटा। तो 3 चीजें तो यहां मैच कर रही थी, एक तो गंगा का मैदान मैच किया, दूसरा असम मैच किया, तीसरा मालाबार मैच किया। ये 3 ऐसे थे जो कहां पे मिले थे, हमें काल्डर महोदय में मिले थे। बाकी 3 दोस्तों इनका अलग हो गया, एक कोरोमंडल वाला, एक शुष्क वाला और एक पहले नंबर पे हिमालय। उन्होंने हिमाचल का, इन्होंने हिमालय का, तो थोड़ा सा यहां पे अंतर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें तो याद रखना आपको, ठीक है, बस अच्छे से पढ़िए। आगे है प्रशासन की दृष्टि से, अच्छा करा, प्रशासन की दृष्टि से ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज भारत में रहते थे तो उन्होंने भारत के वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार, अंग्रेजों ने भारत के वनों को दोस्तों कितने भागों में बांटा था, अंग्रेज क्या मानते थे, तो अंग्रेजों ने भारत के वनों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। पहला था सुरक्षित वन, कौन सा था दोस्तों, सब सुरक्षित या संरक्षित, बस जो लिख रहा हूं वो लिख लीजिए, ठीक है। पहला था सुरक्षित वन, दूसरा था संरक्षित वन, ठीक है। सुरक्षित वन अलग है और संरक्षित वन दोस्तों अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा, सुरक्षित अलग है, संरक्षित अलग है। और तीसरा था अवर्गीकृत वन, जिसका विभाजन वे नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अवर्गीकृत वन, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे उनका शासन भारत पे बढ़ रहा था और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे समस्त भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य हो। कुछ न कुछ एरिया हमेशा किसी न किसी देसी राजा के अंडर में हुआ करता था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे वन ऐसे थे जो अवर्गीकृत केस में थे, तो 2 ही हैं, सुरक्षित और संरक्षित, और तीसरे में जो बचा खुचा बचा सब उन्होंने अवर्गीकृत हिस्से में डाल दिया। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से एक पॉइंट समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद देश में वनों को उनके स्वामित्व, आजादी के बाद की बात कर रहा है, स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया गया जब आजादी मिल गई हमें, यानी आफ्टर 1947 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, तब दोस्तों जो वन थे उसे कितने भागों में बांटा गया, तब दोस्तों उसे 3 भागों में बांटा गया। तो आजादी के बाद जो वनों का बंटवारा हुआ वो 3 भागों में बांटा गया। पहला हिस्सा रखा गया राजकीय वन के नाम से, ध्यान सुनिएगा, पहला हिस्सा रखा गया राजकीय वन के नाम से, दूसरा हिस्सा रखा गया निजी वन के नाम से, राजकीय वन, निजी वन, ठीक है। राजकीय वन मतलब जो राज्य सरकार के कंट्रोल में हो, निजी जो प्राइवेट वाले उद्यान हो गए, और तीसरा सामुदायिक वन, ठीक है, जो गांव के आसपास रहते हैं, सामुदायिक वन, ठीक है, सामुदायिक वन। ये दोस्तों तीसरे में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आजादी के बाद दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण यही था। आगे बात समझ में, तो सर कई बार हमने वर्गीकरण पढ़ लिया, देखिए पढ़िए, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट सवाल जब बनेगा ना तो ऐसे ही सवाल बनेंगे। मुझे नहीं पता कि आपने ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, ठीक है, आप अपने मन के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो आपकी इच्छा होती है आप वही पढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आपको जो समझ में आता है आप उसको ज्यादा पढ़ते हैं, और जो विषय समझ में नहीं आता उससे बड़ी दूरी बना लेते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। सिलेक्शन वही रोकेगा, वही विषय जो आप नहीं पढ़ते हैं सिलेक्शन वही रोकने वाला है। इसलिए बेहतर यही है कि आप पढ़िए, ठीक है, भागिए मत,
पढ़ाई से भागने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। उस पर लगेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। करा डडली स्टैम्प नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने वर्षा के आधार पर दोस्तों वनों को विभाजित कर दिया। कहा बारिश जो होती है ना, उसके आधार पर भारत की वनस्पतियों का विभाजन उन्होंने कर दिया और कितने भागों में बांट दिया। अब दोस्तों जहां खूब बारिश होगा वहां सदाबहार वन पाए जाएंगे। क्यों? उनकी पत्ती नहीं झड़ती, हमेशा हरे ही दिखाई देते हैं, तो सदाबहार कहिए चाहे सदाहरित कहिए, ठीक है। तो इन्होंने वर्षा के आधार पर जो बांटा वो कुल 4 हिस्सों में बांट दिया। जैसे पहला आ गया सदाबहार। क्या आ गया दोस्तों? सदाबहार। सदाबहार लिखिए या सदाहरित लिखिए। क्या लिखिए दोस्तों? सदाबहार या सदाहरित वन। ये दोस्तों पहला विभाजन हो गया कि जो हमेशा जो है जहां खूब बारिश वाला क्षेत्र था वहां पे दोस्तों इसी तरह के वन पाए जाते थे। और जो मीडियम लेवल पे था दोस्तों वहां पर मानसूनी वन पाए जाते थे। हाँ, जो मीडियम पे था, ठीक है, कि बारिश होती है ठीक ठाक होती है तो मानसूनी वन हो गया। अब तीसरे नंबर पे जहां कम होती है वहां शुष्क वन उन्होंने विभाजन कर दिया, शुष्क वन। और जहां एकदम नहीं होती है वहां मरुस्थली वन को डाल दिया। हाँ, इनका विभाजन सर बढ़िया था, इनका विभाजन अच्छा था कि खूब बारिश हुआ, मीडियम हुआ, कम हुआ और एकदम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 4 भागों में दोस्तों इन्होंने बांट दिया। बहुत आराम से आप पढ़ भी लिए। समझ में आ गया ना? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास में डाउट किस बात का भाई? काहे का डाउट? हाँ, आप आराम से सीखते चलिए। ऐसे हम बातचीत करके दोस्तों अपने 377 लेक्चर पे आ चुके हैं। पीछे का वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, फायदा आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा किन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ध्यान से पढ़िएगा, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती। करा कौन से वाले टाइप का वन है जिसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा होती दोस्तों? तो जो भारत में है, ठीक है, जो भारतीय वन है, ठीक है, जो भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, ये भारत इतना बढ़िया है, ठीक है। कौन सा वन है सर भारत में? हम लोग पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? उष्णकटिबंधीय वन के बारे में पढ़ते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जो वन है दोस्तों, इसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज्यादा है, मानी जाती है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक लाइन में आपके सामने परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वो कौन सा क्षेत्र जहां पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत जगह पाए जाते हैं। आप लिखिए, जैसे मैं कहूं दोस्तों पश्चिमी घाट, हाँ, मैं कहूं पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट के खास करके पश्चिमी ढाल पर, ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर दोस्तों बहुतायत मात्रा में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी ढाल ही क्यों? वो अरब सागर के नजदीक वाला है, वहां से मानसून उठता है, लड़के खूब बारिश कर देता है, ये कारण है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, कभी आप केरल चले जाइए, कभी आप कर्नाटक चले जाइए, आपको इतनी हरियाली नजर आएगी, उतनी हरियाली देश के किसी भी भाग में, या तो पूर्वोत्तर जाएंगे मिजोरम साइड वहां मिलेगी, या तो केरल कर्नाटक साइड जाइए, या तो मैंने क्या कहा पूर्वोत्तर भारत जाइए, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, ठीक है। तो ये ऐसे बेल्ट हैं दोस्तों जहां पर बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है? ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। और एक और लिख लीजिए दोस्तों अंतिम में, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। वहां पे वैसे भी दोस्तों बहुत सारे द्वीप ऐसे जो निर्जन है, खाली पड़े हैं, कोई रहता नहीं, केवल वन ही वन है, ठीक है, जंगल ही जंगल है। तो ये आप याद रखेंगे, कुछ ऐसे स्थान है जहां पर भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्रकार के वन की लकड़ियां कठोर और कम वाणिज्यिक महत्व की होती। एक तो कठोर होती हैं, अब बहुत भारी, देखिए लोगों को हल्की लकड़ी चाहिए, अगर बहुत भारी होगा तो दोस्तों कम वाणिज्यिक होगी, यानी कॉमर्शियल बहुत ज्यादा नहीं होंगी। वो इसी सदाबहार वन की बात कर रहा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होता है, सदाबहार जो वन होता दोस्तों, इसकी लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं, इसीलिए दोस्तों ये कम जो है वाणिज्यिक होती। वाणिज्यिक ज्यादा होती तो उनका कॉमर्शियल यूज किया जाता, तो ऐसा नहीं हो पाता यहां पे, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार मतलब समझ ही रहे हैं ना, सदाबहार मतलब ऐसे वन जहां पर हमेशा हरियाली हो, सूखा उखा वहां नहीं पड़ता, एक वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा रहा है दूसरे में उग गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए उसे सदाबहार कहा गया। एक चीज और याद रखेगा, सदाबहार होने का कारण है,
कारण क्या है, जो सदाबहार वन होते हैं ये बहुत ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर होते हैं। जब ज्यादा बारिश होगा, पौधों को खूब पानी मिलेगा तो पौधा तो खूब बड़ा होगा ना, उसका विकास भी खूब होगा, ठीक है। तो घने जंगल पाए जाते हैं और जंगल की सघनता इतनी ज्यादा होती है कि सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं। तो कम वाणिज्यिक इसलिए भी लिखा कि अगर लोग जाएंगे पेड़ काटने तो वहां पता चला इतने तरह के जानवर, इतने तरह के जीव हैं कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए दोस्तों कम वाणिज्यिक हो जाता। दुनिया में ऐसे बहुत, जैसे अमेजन जंगल है, ठीक है, अब वहां दोस्तों ये सदाबहार वहां भी है, ठीक है। खास करके जो 0 डिग्री वाली बेल्ट है ना, वहां पर पूरा फैला हुआ है वन। आगे देखिए लिख रहा है कि अर्ध सदाबहार, आधा सदाबहार, पूरा नहीं सदाबहार है, आधा सदाबहार, कह रहा अर्ध सदाबहार वन ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अभी हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो अर्ध सदाबहार वन दोस्तों भारत के कई स्थान में मिलते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि अंडमान निकोबार में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरे भैया सदाबहार भी मिलते हैं, उसका मतलब अब ये तो गजब बात कर दिया कि एक जगह पे एक टाइप की चीजें मिलेंगी, दूसरा नहीं मिल सकता। तो याद रखेंगे, अब देखिए भारत ही ले लीजिए, अगर भारत को आप मानते हैं गर्म जलवायु का प्रदेश है तो ग्लेशियर कैसे मौजूद है, और भारत को अगर आप ठंडा जलवायु का प्रदेश मानते हैं तो कोयले की खान कैसे अवेलेबल है। लेकिन भारत में विविधता है, तो दोनों चीजें हैं। उसी तरह से यहां पे अंडमान निकोबार जो है, यहां सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। और कहां कहां पे दोस्तों, आपने पश्चिमी घाट का नाम पढ़ा, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये जो सह्याद्री है यहां भी दोस्तों पाया जाता है। और जो पूर्वोत्तर भारत आपने पढ़ा, जो पूर्वोत्तर भारत पढ़ा, वहां पे भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे वन मिलेंगे जो अर्ध सदाबहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खास करके पूर्वोत्तर भारत में जो मेघालय का पठार है वहां पर, कहां पर? मेघालय का पठार, ठीक है। तो मैं लोकेशन भी लिख दे रहा हूं, ये भी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे झूम खेती की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? झूम खेती। झूम खेती का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसी को करते हैं कर्तन एवं दहन। क्या कहते हैं? कर्तन। कर्तन मतलब काट देना, पेड़ों को आदिवासी लोग काट देते हैं। दहन मतलब जला देना, काट के जला देते हैं, पहाड़ी खाली हो जाता, उस पे खेती करते हैं, लेकिन बड़ा पर्यावरण के लिए नुकसान होता है, ठीक है। कह रहा स्थानांतरित कृषि के कारण कौन सा वन सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, किस वन की हानि हुई है? तो ये सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों ये अर्ध सदाबहार वन ही हुआ है, ठीक है। अर्ध सदाबहार वन जो है दोस्तों ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। क्यों दोस्तों? जो सदाबहार था वहां खतरनाक जीव जंतु, वहां कोई जाता नहीं है। और जहां कम जो है लिखा ना अर्ध सदाबहार, तो बहुत ज्यादा सघनता नहीं है, यहां आदिवासी जाते थे, वहां के रहने वाले गारो खासी जनता की पहाड़ियों पर जाते थे, वहीं खूब जो है पूर्वोत्तर भारत में खासकर इस तरह की कटाई चलती है, ठीक है। जिसे कर्तन दहन कहते हैं, इसे झूम खेती कहते हैं, ठीक है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो ये सब तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल है वाणिज्यिक महत्व की लकड़ियां। बहुत सारी लकड़ियां ऐसी हैं दोस्तों जिनका कॉमर्शियल यूज किया जाता है। आप शीशम, आम, इन सब की लकड़ी के बारे में, सागौन, देवदार, तमाम ऐसी लकड़ियां, तमाम ऐसे वृक्ष हैं जिनसे प्राप्त होने वाली लकड़ियों का यूज खूब जो है किया जाता है। करा वाणिज्यिक महत्व की लकड़ियां ये किस वन में दोस्तों सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? तो खास करके यह उष्ण, नोट कीजिएगा, खास करके यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती हैं, ठीक है। कौन से वन में? आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र लिखा हो, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन जो होता दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां पाई जाती हैं जिनका प्रयोग स्पेशली वाणिज्यिक रूप से किया जाता है, क्योंकि उनसे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, फर्नीचर के बहुत सारे सामान बनते हैं और बहुत अलग अलग चीजें। मैं सबके बारे में अभी एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे आप क्रिकेट में यूज किया जाने वाला बल्ला है, वो उसकी जो लकड़ियां होती हैं, माचिस की तीली की जो लकड़ियां होती हैं, कभी कभी कपड़ों या चाय की पेटियों को पैक करने के लिए जो पतली पतली फट्टियां होती हैं, वो सब दोस्तों तमाम अलग अलग वैरायटी की लकड़ियां मिलती हैं, याद रखेंगे। दोस्तों ये जो क्लास चल रहा है ना, ये पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है। सुबह के 9 बजे वैसे इसकी टाइमिंग है, कभी कभार लेट हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि नहीं बच्चों का नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है, और उस वजह से मुझे देना पड़ता है क्लास टाइमिंग, ठीक है।
और अब तक दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि 375 से अधिक जो है क्लास आपको पढ़ाया जा चुका है, तो आप जुड़िए इससे, ठीक है। और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवालों पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, ठीक है। इतने सवालों पर चर्चा मायने, जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पूरी चर्चा हुई है। तो ये 5 बड़े विषय जो मैं पूरी तरह से पढ़ा दिया हूं, आपके मन में आता ना कि सर कोई शुरू से पढ़ाता तो बड़ा मजा आता। लीजिए मजा, कितना मजा चाहिए। ये आपके मजे के लिए दोस्तों फ्री क्लास मैंने स्टार्ट किया। पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न सब खत्म है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर आपको वीडियोस नहीं दिया गया है, ठीक है। पूरी पॉलिटी, संविधान खत्म, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म, ठीक है। तो आप जितना चाहे उतना मजा लीजिए, आपको सीक्वेंस में चीजें दी गई हैं, ठीक है। रही बात हिंदी की, कई बार मन में आता है सर हिंदी की क्लास कब चलती है, तो हिंदी की क्लास दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे। कितने बजे दोस्तों? 8 बजे दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है। तो इस टाइम मिलिए आप हिंदी के लिए, ठीक है। और सुबह के 9 बजे दोस्तों ये जीएस वाली क्लास है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कत्था बनाने हेतु, ठीक है। कत्था दोस्तों पान वगैरह खाता होगा, जो पान यूज करता होगा, ठीक है। जो पान यूज करता, खाई के है पान बनारस वाला। तो पान में दोस्तों कत्थे का यूज, कत्था और चूना यूज करते हैं। तो कत्था जो होता है, करा कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का यूज किया जाता है? अरे सर ये कत्था पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता, हम तो यही नहीं सुने थे, ठीक है। तो सुन लीजिए दोस्तों, ये जो कत्था होता है यह खैर के वृक्ष की लकड़ियों, वृक्ष की लकड़ी का बना होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। खैर का वृक्ष होता है, खैर, ठीक है। कत्था, कत्था याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में फैला हुआ? सबसे बड़े क्षेत्र में यह भारत में किस टाइप वाला वन? ये तो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, फिर से वही कर रहा है दोस्तों। वही आर्द्र पर्णपाती वन जो मैंने बताया था, जवाब यही है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, यही आपका जवाब है। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में यही वाला वन जो है फैला हुआ है। तभी, और इसी वन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य लकड़ियां भी मिलती हैं, जो कॉमर्शियल यूज की होती हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए होती हैं, इसीलिए तो खूब ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है सागौन का नाम सुना होगा। हाँ सर, हमारे घर में सागौन की लकड़ी का दरवाजा बना है, फर्नीचर बड़ा बढ़िया है, ठीक है। सागौन और साल, तो सागौन और साल जो दोस्तों ये किस वन के, किस वाले वन में, कौन से टाइप के वन में ये साल सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो भैया यही जो बताया हूं, यही तो कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं आप। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। इसी वन में दोस्तों साल सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मान लीजिए पूछ ले कि ये वाला जो आर्द्र पर्णपाती वन है, आपने तो बता दिया सर कि एक लाइन में कि भारत में सबसे ज्यादा इसी टाइप का वन है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा ये वन है दोस्तों? अगर ये सवाल आ जाए तो, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि सर किस राज्य में, तब हम क्या बताएंगे? तो याद रखेगा दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को दोस्तों वनों का प्रदेश कहा जाता है। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नदियां, सबसे ज्यादा वन, ये दोनों चीजें दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वनों के मामले में मिजोरम दोस्तों 94% वहां वन है, बहुत ज्यादा। अन्य राज्यों के पास 33% का आंकड़ा नहीं पूरा होता है, वहाँ 90% प्लस है, ठीक है। तो अलग चीज, छोटा सा राज्य है, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे तो फिर मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे ज्यादा नदियों वाला राज्य और सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, ठीक है, यही है। सबसे ज्यादा पहाड़ों वाला राज्य भी यही है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, कह रहा है भोजपत्र वृक्ष जो है दोस्तों कहां पाया जाता है? अब आप भोज का नाम सुनते हैं ना, भोज ताल की याद आती है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, भोज नाम के एक राजा थे, उनका नाम आता है, ठीक है, अलग बात है। जो भोजपत्र वृक्ष है दोस्तों, इसे हम ढाक कहते हैं या फिर पलास कहते हैं। क्या कहते हैं? गांव में लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ढाक नाम देते हैं, ठीक है, ढाक। या फिर किताबों में दोस्तों हम इसे पलास नाम देते हैं। तो एक मिनट, नहीं 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 नहीं, पलास तो हो गया ना जिसे हम जंगल की आग कहते हैं। पलाश जो होता है दोस्तों, जंगल की आग होती, दूर से देखने पे लगेगा जैसे जंगल जल रहा है, बर रहा है, ठीक है, वैसा होता है। तो ढाक पलाश दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। हमसे पूछ रहा है ना भोज वृक्ष दोस्तों कहां पर? तो पहाड़ों पर मिलता है। भोज वृक्ष जो होता है, भोजपत्र के वृक्ष दोस्तों कहां मिलते हैं? ये पहाड़ों पर मिलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए पहाड़ों पर। ये अलग बात है कि ये पूछ सकता है कि पहाड़ों पर मिलते हैं तो किस पहाड़ पर?
तो भारत में तो एक ही पहाड़ है सबसे बड़ा, वो क्या है दोस्तों, हिमालय पर। ठीक है, तो आप जाएंगे हिमालय पर तो वहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भोजपत्र जो मिलेगा हिमालयी क्षेत्र में मिलता है और बहुत ऊंचाई पे मिलता है। वैसे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप पढ़ते हैं 8,848 मीटर। इसका आधा कर देंगे तो लगभग 4500 आ जाएगा ना। ठीक है, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों क्या पाया जाता है, यह भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है। तो आधा ऊंचा तो बहुत ऊंचा हो गया एक प्रकार से। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों अगले सवाल पर। करा पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में पश्चिमी हिमालय की, पूर्वी हिमालय मेघालय साइड हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय पाकिस्तान साइड। ठीक है, करा पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है उसमें किस वृक्ष की बाहुल्यता देखने को मिलती, कौन सा वाला वृक्ष। अब देखिए शीत में, शीतोष्ण माने समझते हैं ना, देखिए भारत में शीत कटिबंध तो है नहीं, वो तो ध्रुवों के पास मिलेगा, शीतोष्ण मिलता है। ठीक है, तो शीतोष्ण क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष पाया जाता है दोस्तों, शीतोष्ण क्षेत्रों में किसके वृक्ष पाए जाते हैं, देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। ये खास करके हिमालय में है। ठीक है, ये स्थित है। ठीक है, जंगल की आग दोस्तों किसे कहते हैं, जंगल की आग, तो जंगल की आग दोस्तों उसी ढाक को या पलाश को कहते हैं। किसे कहते हैं, ढाक या फिर पलाश को क्या कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। क्योंकि जो पलाश के फूल होते हैं ना वो लाल और पीले रंग के दिखते हैं, लेकिन दूर से देखने पर वो हमें अग्नि जैसे महसूस होते हैं। इस वजह से दोस्तों इन्हें ये नाम दिया जाता है। अगला सवाल है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, करा इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी पलाश का ही दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये पलाश का ही नाम है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम देते हैं। करा किस पौधे में फूल नहीं पाए जाते, वो कौन सा पौधा है जिसमें फूल नहीं होता। सर ये बुझ नहीं बजा रहे हैं, पहले के जमाने में हम लोग बोलते थे वो कौन सा पौधा है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, बताइए वह कौन सा पौधा है जिसमें लकड़ी नहीं पाई जाती। ठीक है, लकड़ी नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती है, नहीं जाती है, तो वह दोस्तों केले का पौधा। ठीक है, जो केले का पेड़ होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें लकड़ी होती नहीं। ठीक है, लकड़ी नहीं। उसी तरह करा कौन से पौधे में फूल नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग हर पौधे में फूल होता है, लेकिन आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, फर्न का नाम सुना है। फर्न का जो पौधा होता है दोस्तों उसमें फूल नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा एंटिक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। करा सागौन वनों का, आपको पीछे मैंने बताया था कि सागौन जो है सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, आपको एमपी वाले में मिलता है। सागौन साल दोनों वहां मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर दोस्तों वहां पर्णपाती वन ज्यादा पाए जाते हैं, अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, उसी वनों में दोस्तों ये सागौन साल के वृक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से करा सागौन वनों का अधिकतम विस्तार पाया जाता है। सबसे ज्यादा सागौन वनों का विस्तार दोस्तों कहां देखने को मिलता है, तो बताया तो आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। कहां मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, आज सागौन दिया कल को साल दे सकता है, तो दोनों मामलों में दोस्तों आप याद रखिएगा, चाहे सागौन दे दे चाहे दोस्तों साल दे दे। ठीक है, ये दोनों दोस्तों जो अर्ध पर्णपाती वन है उसी के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से उन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा वन है, आर्द्र पर्णपाती वन। कौन सा, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पॉइंट अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है लीसा, कितने सुना है। सर हमने लीसा में ना सिर्फ और सिर्फ मोनालिसा का नाम सुना है। अच्छा बताओ, मोनालिसा पेंटिंग का नाम सुना होगा ना। ठीक है, बड़ी पॉपुलर पेंटिंग। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है ये किस देश की मशहूर पेंटिंग है, खाली देश का नाम आप बताना है। ठीक है, अब अगला सवाल दे रहा है कि लीसा प्राप्त किससे होता है, ये बताइए। लीसा किससे प्राप्त होता है, किस वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। ठीक है, एक उत्पाद है, ये चीड़ का नाम सुना है, पाइन भी बोलते हैं उसे, चीड़ या पाइन। ठीक है, तो याद रखेंगे यह चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, चीड़ या पाइन के वृक्ष से प्राप्त होता है। नाम क्या दोस्तों, लीसा एक तरह का क्या दोस्तों, एक तरह का उत्पाद है। ठीक है, जो चीड़ से प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि लीसा का यूज कहां पे किया जाता है, उपयोग दोस्तों लीसा का उपयोग किया जाता है किस काम में दोस्तों, इस लीसा जो पदार्थ है इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है तारपीन का तेल बनाने में। ठीक है,
तारपीन का तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी हो सकता है तारपीन का तेल दे दे, कभी कभी हो सकता है बिरोजा दे दे। क्या दे दे दोस्तों? एक और लिखेगा, बिरोजा बनाने में। क्या बनाने में? बिरोजा। ठीक है, बिरोजा बनाने में। ये भी दोस्तों उसी तरह का लिक्विड होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बनाने में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। और अब आप कहेंगे सर ये तारपीन का तेल या बिरोजा की यूज कहां करते हैं? अरे आपके मन की व्यथा कब शांत होगी? ठीक है, इसका यूज करते हैं जब साबुन बनाने में। कहाँ किया जाता है दोस्तों? साबुन बनाया जाता है ना, तो साबुन बनाने में दोस्तों इस तारपीन के तेल या बिरोजा का यूज किया जाता है। या फिर कागज उद्योग जो होता है ना, उसमें भी दोस्तों बिरोजा का यूज किया जाता है। या जो पेंट उद्योग होता है ना, पेंट उद्योग, ठीक है, घर में पेंट लगता है ना, तो जो पेंट उद्योग होता है पेंट बनाने में, उसमें भी बिरोजा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो तारपीन का भी यूज किया जाता है। आप देखते होंगे पेंट में तारपीन का तेल भी मिलाया जाता है ना। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है सोलास वन दोस्तों ये कहां पाया जाता है? ऐसे ही सवाल देता है परीक्षा में, भले 4 ऑप्शन दे देगा लेकिन एक ऑप्शन तो सही वाला मिलेगा ना। तो सवाल दे रहा है कि सोलास वन दोस्तों ये कहां मिलता है? तो याद रखिए भारत में कई जगह मिलता है। अब इसके लिए जाना पड़ेगा आपको। वही, अब देखिए इतना घने जंगल भारत में मिलते कहाँ हैं? घना जंगल तो आपको पता है 2 ही जगह मिलेगा, या तो पूर्वोत्तर भारत साइड मिलेगा या तो पश्चिमी घाट साइड मिलेगा। तो पहले चलते हैं पश्चिमी घाट साइड। पश्चिमी घाट में जाएंगे तो एक नीलगिरी पर्वत मिलेगी, मिलता है ना नीलगिरी पर्वत। तो याद रखेंगे नीलगिरी पर्वत पर दोस्तों ये सोलास वन पाया जाता है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत हो गया। या फिर दोस्तों वहीं पे नाम सुना होगा आपने अन्नामलाई का, अन्नामलाई। ठीक है, सुना है कि नहीं? अन्नामलाई। अन्नामलाई की ही सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनाईमुड़ी है। ठीक है, तो याद रखेंगे अन्नामलाई दे दे या फिर अनाईमुड़ी दे दे, तो उसके पास में भी दोस्तों सोलास वन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वहीं दक्षिण भारत में ही पालनी की पहाड़ियां पाई जाती हैं। किसकी पहाड़ियां? पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो पालनी की पहाड़ियां, वहां भी दोस्तों सोलास वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, सोलास वन जो दोस्तों हाँ ठीक है, लोकेशन वाइज दोस्तों आप यही याद रखेगा, पूर्वोत्तर साइड मत आइएगा, दक्षिण भारत में खास करके इस तरह के सोलास वन मिलते हैं। ठीक है, करा सामाजिक वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा? अनुपयुक्त नहीं पूछ रहा है, उपयुक्त पूछ रहा है। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में ना भाग जाते हैं यूकेलिप्टस के पास। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? इसे पर्यावरण का क्या कहते हैं दोस्तों? आतंकवादी कहते हैं। पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है। समझ रहे हैं? आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक वानिकी के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा, अनुपयुक्त नहीं। जो उपयुक्त है वो वृक्ष दोस्तों कौन सा है? तो याद रखिएगा खेजड़ी का वृक्ष। किसका वृक्ष है दोस्तों? खेजड़ी का नाम सुना है ना? खेजड़ी का वृक्ष जो है दोस्तों ये पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल होता है, सामाजिक वानिकी के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे देखते हैं, अगला एक सवाल दे रहा है कि खेजड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? क्योंकि आपके मन में ही आ रहा है कि सर हमने तो खेजड़ी सुना ही नहीं है, क्या इसका और कोई नाम है जो गांव में बोला जाता है? कुछ नहीं कहा जाता, इसे खेजड़ी कहा जाता है। यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे मरुस्थल का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी पूछ ले परीक्षा में कि मरुस्थल का राजा किस वृक्ष को कहते हैं, तो खेजड़ी याद रखिएगा। और मरुस्थल का राजा दोस्तों उसे भी कहते हैं ऊंट को, क्योंकि ऊंट बिना जल पिए बहुत दिनों तक अपने आप को चला सकता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, ऊंट को क्या कहा जाता है? परीक्षा में आता है रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं दोस्तों? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, कैमल ना, इसको भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में आई थी उसके अंतर्गत वनों को मुख्यतः कितने वर्गों में दोस्तों विभाजित किया गया है? तो जो वन नीति आई थी उसके अंतर्गत उन 3 भागों में दोस्तों वन को रखा गया है। पहला हिस्सा है दोस्तों राष्ट्रीय वन। क्या है? राष्ट्रीय वन। दूसरा हिस्सा है संरक्षित वन। ठीक है, राष्ट्रीय वन हो गया और संरक्षित वन हो गया। और तीसरा हिस्सा है ग्राम वन जो गांव में ही स्थित है। ठीक है, ग्राम वन। तो ये 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए जो वन है दोस्तों उसे ग्राम वन के तहत रखा गया है। देश के अंतर्गत दोस्तों जो राष्ट्रीय देश के अंतर्गत कर सकते हैं, या फिर ऐसे वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है,
इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता है, गतिविधि के लिए उसे राष्ट्रीय वन में रखा गया है। ठीक है, ग्रामीणों के लिए दोस्तों ग्रामीणों हेतु दोस्तों जो वन यूज किए जाते हैं वो ग्राम वन हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो आवश्यक है, ठीक है, ये पारिस्थितिकी के लिए जो आवश्यक है दोस्तों उसे संरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत दोस्तों ये वर्गीकरण किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत सारे बैच हम बना रहे हैं, हर बैच में आपको डेमो क्लास दिया जा रहा है। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप बैच ज्वाइन कीजिए। आप स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप बैच तक आइए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं नितिन सर के साथ जुड़कर पढ़ने में अच्छा लगता है, पहले डेमो क्लास देखिए, आप सेटिस्फाई हो जाइए, आप समझ लीजिए कि नहीं नितिन सर कैसा पढ़ा रहे हैं, तब बैच ज्वाइन कीजिए। और डेमो क्लास देखने का कोई चार्ज नहीं, तो फ्री में डेमो तो देख सकते हैं ना, फिर डिसाइड कीजिएगा पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे कहने से दोस्तों एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो आप लेकर जरूर देखिए, आनंद आ जाएगा। आपको लगेगा कुछ डिफरेंट पढ़ना, कुछ अलग पढ़ना, और कुछ ऐसा जो आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं, सोच से अलग परे। ठीक है, तो आप आइए, मिलेगा आपको सब कुछ पढ़ने को। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है तो डायरेक्ट आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।